अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। और उसके बाद देखेंगे इनका बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम, इनका जो बचपन का नाम है वह क्या है? जूना खां, जूना खां। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इन्होंने एक उपाधि को धारण किए, उपाधि, और उपाधि का नाम उलुग खां का है, उलुग खां, उलुग खां। और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित किया। कितने प्रांत में विभाजित किए? तो 23 प्रांत में विभाजित किए। और जो आप कश्मीर को देख रहे हैं, कश्मीर जो आधुनिक कश्मीर है, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इसे छोड़कर अखंड भारत में जितना भी आता है वह सभी दिल्ली सल्तनत में आते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह जो है शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? तो शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। और उसके बाद देखेंगे यह जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान थे। और उसके बाद देखेंगे कि इनके कार्यकाल में इब्न बतूता जो कि कहाँ की थी? मोरक्को की, मोरक्को के यात्री थे। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, इन्हें शॉर्टकट में क्या कहते हैं? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आए थे। और भारत आने के बाद इन्हें दिल्ली का काजी इन्हें नियुक्त किया। और उसके बाद देखेंगे यही इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा, अपना दूत बनाकर चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर यही इब्न बतूता को चीन भी भेजे थे। और यही इब्न बतूता का एक पुस्तक है रेहला। क्या नाम है? रेहला। और रेहला, यह जो पुस्तक है इसमें जो है सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा। इस समय जो है वह सती होने के लिए जो शासक थे उनसे आदेश लेना पड़ता था, उसके बाद ही आप सती हो सकते थे। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह। अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह इन्होंने अपने सिक्कों पर अंकित किए। किस पे? सिक्का पे। और इसका अर्थ जो होता है अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह का, इसका मतलब होता है कि सुल्तान जो है, सुल्तान वह ईश्वर की छाया है, ईश्वर की छाया है। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह गयासुद्दीन तुगलक के बाद सिंहासन पर बैठे। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। और यह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हैं। उसके बाद हम लोग देखें इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम है वह क्या है? तो जूना खां है। और उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने एक उपाधि भी धारण किए, उस उपाधि का नाम उलुग खां का है। और उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित किया। और उसके बाद देखें इस समय जो कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान है इसे छोड़कर शेष जितना भी आता है वह सभी दिल्ली सल्तनत में आते थे। उसके बाद हम लोग देखें यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है शेख अलाउद्दीन का शिष्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या है? तो शेख अलाउद्दीन।
और उसके बाद हम लोग देखें यह दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक है। और उसके बाद देखें इनके कार्यकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को की यात्री है वह आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और उसके बाद देखें जब इनके कार्यकाल में आए तो इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। और उसके बाद देखें इन्हें अपना दूत बना करके भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। और उसके बाद देखें कि यही इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है, और इस रेहला में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इस समय जो है सती होने के लिए सुल्तान से जो है वह अनुमति लेना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली इलाह अंकित करवाए। इसका अर्थ होता है सुल्तान जो है वह ईश्वर की छाया है। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के और भी बातों को जानेंगे, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर उनको पद देने की स्वीकृति की। योग्यता के आधार पर क्या करते थे? पद देते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस समय जो है वह भारतीय मुसलमान एवं हिंदुओं को सम्मानित पद देने की स्वीकृति की। और उसके बाद देखेंगे कि इन्हें रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील और इनको क्रूर भरी योजना लागू करने वाला, और इन्हें दूसरे के दुख सुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, क्रूर भरी योजना लागू करने वाला, दूसरों के सुख और दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला कहा जाता है। क्योंकि यह दिल्ली सुल्तान का एक ऐसा राजा हुआ कि जितनी योजनाएं लागू किए वह योजनाएं लगभग विफल ही इनका रहा है। इन्होंने पहली इनका जो योजना था, इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया। राजधानी को क्या किया? परिवर्तन किया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहले दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी था वह कहाँ था? दिल्ली। और दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी। और देवगिरी कहाँ पड़ता था? तो दक्षिण भारत। अब बताइए कि दिल्ली से देवगिरी की कुल दूरी लगभग 1500 किलोमीटर का था। अब बताइए कि जहाँ राजधानी है वहाँ से हर सामान को उठा करके देवगिरी यानी कि 1500 किलोमीटर दूर हाथी घोड़ा पर रख करके ले जाना बहुत ही दिक्कत था। और यह योजना उनका जो है वह असफल रहा। और इन्होंने दूसरा जो इनका योजना था वह दोआब क्षेत्र में खेती के लिए था। दोआब क्षेत्र में खेती, और दोआब क्षेत्र में खेती हेतु इन्होंने 7 लाख रुपया खर्च किया। कितना खर्च किया? 7 लाख रुपया। लेकिन कोई इतिहासकार कहता है कि उनका जो है कर्मचारी ही उनको धोखा दे दिया। और किसी बुक में आपको मिलेगा कि इस समय जो है वह अकाल पड़ गया था, जिसके कारण किसानों ने टैक्स का भुगतान नहीं कर सका। इसके कारण भी यह योजना इनका असफल रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, कैसी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी। इन्होंने चांदी के टंका तथा तांबे का जित्तल जो चल रहा था
उसके स्थान पर इन्होंने तांबा और पीतल, तांबे और पीतल का करेंसी को चालू किए। और यह जो तांबे का पीतल का जो करेंसी था, यह जो करेंसी है, यह करेंसी क्यों चलाए? क्योंकि उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का काफ़ी गिरावट आया उस समय, इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाए और तांबे और पीतल का करेंसी का ढलाई करवाए, क्योंकि इसमें कम खर्च लगता था। अगर 10 रुपये का सिक्का है तो उसको ढलाई करने में 2 से 4 रुपया का मात्र खर्च होता था। तो शासक को बहुत ही आसानी यह सांकेतिक मुद्रा को चालू करने में हुआ। और लेकिन यह तो चालू तो कर दिया, लेकिन यह कोई भी सुनार कहीं भी ढाल लेता था। अब बताइए, उसको 2 से 4 रुपया खर्च हो रहा है और यह सिक्का को अगर 5 रुपये में बेच दे और यह सिक्का का कीमत 5 रुपया वाला सिक्का का कीमत 10 रुपया है तो कोई भी खरीद लेगा। अब इसी तरह से इनका जो है काफ़ी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया और यह भी योजना जो है वह असफल हो गई। चीन का एक शासक था, उसका नाम था कुबलई खां, कुबलई खां। और इन्होंने जब सांकेतिक मुद्रा को चालू किया था तो यह जो है सफल रहे। कुबलई खां जो सांकेतिक मुद्रा चालू किए थे वह क्या चलाने में सफल रहे। इसी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक भी सांकेतिक मुद्रा को चालू किया, लेकिन इन्होंने असफल रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौथा नंबर में खुरासान सैनिक अभियान। यह योजना में 3 लाख सैनिक को एडवांस पैसा दिए थे और इस समय उनको जो है वह खुरासान जीतना था। इसलिए मिस्र और मध्य एशिया के शासक जो थे उससे समझौता भी किए थे, लेकिन मध्य एशिया में काफ़ी राजनीतिक में तेज़ी से परिवर्तन आया और यह भी योजना उनको असफल रहा और इसमें 3 लाख सैनिकों को जो वह उन्होंने पैसा दिए थे वह डूब गया। इससे भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उनका जो 5वां जो इम्पोर्टेंट इनका योजना था वह कराचिल अभियान। कराचिल जो है वह भारत और चीन के बीच पड़ता है। भारत और चीन के सीमा पर कराचिल एक स्थान है और वहीं पर इन्होंने जीतने की योजना बनाई और इस योजना में उन्होंने 10,000 लगभग सैनिक को तैयार किए। और यह जो सैनिक थे मौसम खराब होने के कारण यह सभी सैनिक नष्ट हो गए और यह भी इनका योजना जो है वह असफल रहा। इस प्रकार इनका एक पर एक योजना जो है वह असफल होता रहा, जिसके कारण इन्हें स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि इन्होंने योग्यता के आधार पर जो है दिल्ली सल्तनत में पद का सृजन करने लगे और इन्होंने भारतीय मुसलमान और हिंदुओं को भी उच्च पद देने लगे। उसके बाद हम लोग देखें इन्हें जो है रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, क्रूर भरी योजना लागू करने वाला और दूसरे के दुख और सुख में उपेक्षा रखने वाला इन्हें कहा जाने लगा। उसके बाद देखें इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इनका विफल हुआ, जिसके कारण इन्हें स्वप्नशील कहा जाने लगा। यह योजना पहली इनका योजना था, उन्होंने राजधानी में परिवर्तन किए। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजधानी जहां दिल्ली थी यहीं से देवगिरी परिवर्तन किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली से देवगिरी की दूरी जो है वह लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी था और यहाँ से जो इनका राजधानी का कार्यालय था उनके कार्यालय का जितना सामान था वह सभी को देवगिरी पहुँचाना था। तो यहाँ से उन्होंने जब देवगिरी जाने लगे और अधिक दूरी के कारण यह भी योजना असफल रही। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने दोआब के क्षेत्र में 7 लाख रुपये खर्च किए अच्छी खेती होने के लिए और यहाँ भी जो है अकाल पड़ गया था। क्या हो गया? अकाल पड़ गया। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनका जो है कर्मचारियों ने इनसे धोखा दिए, जिसके कारण यह भी योजना उनका असफल रहा। उसके बाद हम लोग देखें कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी की है, यानी कि
उसे टोकन मुद्रा भी कहा जाता है। इस समय जो है चांदी का जो टंका और तांबे का जितल चल रहा था, उसके स्थान पर इन्होंने तांबा और पीतल के सिक्के चलवाए, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का काफ़ी गिरावट आया था। और उसके बाद चांदी की कमी देखते हुए इन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन मुद्रा जारी किए। इससे पहले चीन के भी एक राजा टोकन मुद्रा को जारी किए थे, उसका नाम कबूलई खा था, और इन्होंने इस सांकेतिक मुद्रा चलाने में सफल रहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह असफल रहा, क्योंकि यह जो मुद्रा का कीमत था, जिस मुद्रा का कीमत 10 रुपया था, वह मुद्रा मात्र 2 से 4 रुपया में ढाला जा सकता था। और बहुत सारे सोनार जो है वह इस मुद्रा को ढालने लगे, और इसे 2 से 4 रुपया अगर खर्च होता था तो उस मुद्रा को 5 रुपया में बेच देते थे। अब बताइए, जिस मुद्रा को हम 5 रुपया में खरीदें, उसका कीमत अगर 10 रुपया है तो कोई भी 5 रुपये में खरीद लेगा, और इससे किसका नुकसान होगा? तो जो सरकार है उसकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी, और इसीलिए इनको यह भी योजना असफल रहा। उसके बाद हम लोग देखें कि इनका जो खुरासान सैनिक अभियान था, इसमें 3 लाख सैनिकों को एडवांस दिए थे खुरासान जीतने के लिए, और इन्होंने मिस्र और मध्य एशिया के कुछ राजाओं से हाथ में मिलाए थे। लेकिन उस समय मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हुई, और यह भी योजना उनका असफल रहा। उसके बाद हम लोग देखें कि इनका कराचिल अभियान, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर कराचिल स्थान पड़ता है, और यहाँ पे उन्होंने एक सैनिक अभियान किए। इसके लिए उन्होंने 10,000 सैनिकों को तैयार किए। और उसके बाद देखेंगे कि मौसम खराब के कारण यह सभी 10,000 सैनिक नष्ट हो गए, जिसके कारण इन्हें यह भी योजना इनका जो है वह असफल रहा। उसके बाद अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को और भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है वह आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक में देखेंगे कि इनके समय जो है मंगोल आक्रमण भी हुए थे। मंगोल आक्रमण 1328-29 में हुआ। कब हुआ? 1328-29 में। और उसके बाद देखेंगे इन्हीं के समय में बंगाल में भी विद्रोह हुआ था। बंगाल में विद्रोह, और बंगाल में विद्रोह 1327-28 में हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्हीं के समय में विजयनगर का विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह कब हुआ? तो 1336 में हुआ, और हरिहर एवं बुक्का ने किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया। और उसके बाद देखें कि इन्हीं के कार्यकाल में जो है बहमनी साम्राज्य का नींव डाला गया। और यह कब किया गया? तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का नींव डाला गया। और यह कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो बहमनी साम्राज्य का नींव डाला गया वह अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक MBT, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुए जिन्होंने होली उत्सव में भाग लेते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंध के पास, कहाँ? सिंध के पास एक विद्रोह दबाने में इनकी जो है थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय फिरोज शाह तुगलक इनके साथ में ही रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो बदायूं कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला।
सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मोहम्मद बिन तुगलक का, वह सभी पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में मंगोल का भी आक्रमण हुआ और यह 1328 से 29 ईस्वी के लमसम में हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि इनके समय जो है वह बंगाल में भी विद्रोह हुआ और यह विद्रोह 1327-28 के आसपास में हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि इनके समय विजयनगर विद्रोह भी हुआ और इसमें हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना 1336 ईस्वी में किए। और उसके बाद देखें कि बहमनी साम्राज्य का नींव इन्हीं के कार्यकाल में डाला गया और वह 1347 ईस्वी को महाराष्ट्र में डाला गया। और यह जो नींव डाले वह अलाउद्दीन बहमन शाह डाले। और उनके बाद हम लोग देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक यह पहला सुल्तान दिल्ली का हुए जिन्होंने होली ऐसा उत्सव हिंदुओं का जो है उसमें सम्मिलित हुए। और उसके बाद हम लोग देखें मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंध के पास एक विद्रोह को दबाने के दौरान थट्टा नामक स्थान में उनकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। कब हो गई? 1351 ईस्वी में हो गई। और उस समय जब इनकी मृत्यु हुई उस समय फिरोज शाह तुगलक इनके साथ ही था। और मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक जो है वह चचेरा भाई थे। और उसके बाद देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो बदायूं के द्वारा कहा जाए सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।